हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अंकिता। स्वागत करती हूं पेंचाला के आज के इस नए वीडियो पे। आज का हमारा जो ये वीडियो है हमारे एफएमबीएम सीरीज के चैप्टर 5 का फर्स्ट पार्ट है। और आज का हमारा टॉपिक जो है वो है डेरिवेटिव। तो चलिए समझते हैं ये टर्म डेरिवेटिव जो है आखिर होता क्या है। डेरिवेटिव एक ऐसा तरह का प्रोडक्ट है जिसकी खुद की कोई वैल्यू नहीं होती, बट इसकी वैल्यू जो है किसी और प्रोडक्ट से डिराइव होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप कर्ड जो है वो डिराइव करते हैं मिल्क से, लेमन जूस जो है आप डिराइव करते हैं लेमन से। उसी तरह फिनेंशियल वर्ल्ड में कुछ ऐसे एसेट्स हैं जिससे वैल्यू डिराइव की जाती है। सेम फिनेंशियल मार्केट में क्या होता है, अंडरलाइन एसेट्स की डेरिवेटिव होती है। और अंडरलाइन एसेट्स जो है वो इक्विटी हो सकते हैं, फॉरेक्स करेंसी हो सकते हैं, कमोडिटी हो सकते हैं, या डेट इंस्ट्रूमेंट हो सकते हैं। और उसके अलावा इंडेक्स की भी डेरिवेटिव्स होती है। अब ये डेरिवेटिव जो होते हैं अपने में ही एक अलग कॉन्ट्रैक्ट है, उनकी एक अलग फिनेंशियल वैल्यू है। बट अगर उन्हें हम उनके अंडरलाइन के बिना देखें तो डेरिवेटिव्स की कोई खुद की वैल्यू नहीं होती है। जनरली डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स इसीलिए बनाए गए हैं ताकि हमारी जो अंडरलाइन पोजीशन है उसे हम हेज कर सके। सपोज जैसा कि हम जानते हैं कमोडिटी मार्केट बहुत ही वॉलेटाइल मार्केट होती है, प्राइसेस बहुत जल्दी फ्लक्चुएट करती है। कभी किसी एंटिटी की, कभी किसी पार्टी की अगर कमोडिटी में वो फिजिकली डील करते हैं तो फिजिकल मार्केट में कमोडिटी की प्राइस फ्लक्चुएशन से बचने के लिए डेरिवेटिव्स इंट्रोड्यूस किया गया था एज अ हेजिंग प्रोडक्ट। अब सिक्योरिटीज लॉ सेकेंड अमेंडमेंट एक्ट 1999 में डेरिवेटिव्स को टर्म डेरिवेटिव्स को सिक्योरिटीज में इंक्लूड किया गया है। सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट में डेरिवेटिव्स को एज अ सिक्योरिटी डिफाइन की गई है कि डेरिवेटिव्स वो सिक्योरिटी होती है जो कि अपनी वैल्यू जो है कोई डेट इंस्ट्रूमेंट, शेयर, लोन से डिराइव करती है। और वो डेट या लोन सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड हो सकते हैं, रिस्क इंस्ट्रूमेंट हो सकती है, एंड बेसिकली कोई भी ऐसी फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी हो सकती है जो कि इजीली ट्रेडेबल है। डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स जो है अपनी वैल्यू जो है या तो प्राइजेस से डिराइव करते हैं, या तो इंडेक्स से डिराइव करते हैं, या कोई भी अंडरलाइन सिक्योरिटी से डिराइव करते हैं। तो कोई भी ऐसी प्रोडक्ट जिसकी खुद की कोई वैल्यू नहीं है बट किसी और पे वो डिपेंडेंट है अपनी वैल्यू डिराइव करने के लिए, तो उन प्रोडक्ट्स को डेरिवेटिव्स के नाम से जानते हैं। अब कितने टाइप ऑफ डेरिवेटिव्स होते हैं मार्केट में? चार टाइप ऑफ डेरिवेटिव्स होते हैं। सबसे पहला होता है फॉरवर्ड्स, फिर आता है आपका फ्यूचर्स, फिर होते हैं आपके ऑप्शंस, एंड लास्टली होता है वारंट्स। अब चलिए समझते हैं कि आखिर ये चार टाइप ऑफ डेरिवेटिव्स क्यों है और सबकी क्या स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स है। सबसे पहले आते हैं फॉरवर्ड्स। चलिए अब इन डेरिवेटिव्स के टाइप को एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज कीजिए एक फार्मर है और एक कंपनी है। एक फार्मर जो है वीट ग्रो करती है, और फार्मर को ये टेंशन है कि फ्यूचर में जब उनके वीट ग्रो हो जाए तो फ्यूचर में ये वीट सेल होगी कि नहीं, कोई खरीदार आएगा कि नहीं। सेकेंडली, ऑन ऑन द अदर हैंड कंपनी को ये टेंशन रहती है कि सपोज अगर मुझे 3 महीने बाद वीट की जरूरत हुई तो क्या मुझे वीट जो है सस्ते दाम में मिलेगा, सस्ते दाम में मिलेंगे या बढ़े हुए दाम में मिलेंगे। तो सपोज ये फार्मर और कंपनी क्या करती है, अपने बीच में एक अग्रीमेंट करती है जहां पे दोनों ये डिसाइड करते हैं कि आने 3 महीने बाद फार्मर जो है कंपनी को अपने वीट सेल करेंगे, और वीट जो है फार्मर से उनके प्रोड्यूस जो है वो परचेज करेंगे। और जिस प्राइस पे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो भी उसी दिन डिसाइड हो जाता है। तो यहाँ पे देखिएगा ये जो दो पार्टीज होते हैं वो जनरली सेटलमेंट डिसाइड करते हैं। सेटलमेंट मतलब कौन खरीदार होने वाला है और कौन कौन बाई करेगा और कौन सेल करेगा। बेसिकली क्या होता है, अगर सपोज आज एक फार्मर और कंपनी अगर अग्रीमेंट करती है तो वो आज ही अपना प्राइस जो है वो डिसाइड कर लेती है। बट
टाइम ऑफ डिलीवरी जो होते हैं वो फ्यूचर की होती है, दैट टू स्पेसिफाइड होती है। सेकेंडली, अगर कभी भी कोई पार्टी अगर अग्री करते हैं कि मैं एक अंडरलाइंग एसेट खरीदने वाला हूं, तो ये कहा जाता है कि वो तो उन्होंने लॉन्ग पोजीशन ली है। और अगर कोई पार्टी ये अग्री करते हैं कि मैं फ्यूचर में इस एसेट को सेल करूंगा, तो ये माना जाता है कि उस पार्टी ने शॉर्ट पोजीशन ली है। अब हमारे इस एग्जाम्पल में फार्मर जो है वो अपना प्रोड्यूस सेल करने वाले हैं, और कंपनी जो है प्रोड्यूस उनसे खरीदने वाली है। तो यहाँ जो प्रोड्यूस है, ये जो वीट है जो फार्मर ने प्रोड्यूस किया है, वो जो है यहाँ पे हमारा एसेट होगा। तो बेसिकली फॉरवर्ड्स जो है एक कस्टमाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो दो पार्टीज आपस में बात करके फॉर्म करती है और एग्जीक्यूट करती है। सेकेंड टाइप ऑफ डेरिवेटिव जो है वो है फ्यूचर्स। अब ये समझते हैं कि फॉरवर्ड्स अगर ऑलरेडी है तो फ्यूचर्स की क्यों जरूरत पड़ी। जैसे हमने समझा है कि फॉरवर्ड्स जो है एक कस्टमाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट है, तो यहाँ पे जो है पार्टीज जो है अपने हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट्स बना तो लेते हैं, बट जब एग्जीक्यूशन की टाइम आती है या जब सेटलमेंट की टाइम आती है, फॉरवर्ड्स कॉन्ट्रैक्ट में डिफॉल्ट रिस्क का एक डिसएडवांटेज होता है। इसका मतलब ये होता है, सपोज फार्मर और कंपनी ने डिसाइड किया कि 200 रुपए में उनके जो कॉन्ट्रैक्ट की अग्रीड प्राइस है तो वो 200 रुपए है। तो 3 महीने बाद सेटलमेंट के दिन फार्मर जो है उसे 200 रुपए पर केजी उसको प्राइस मिलेगी, और कंपनी जो है अपनी तरफ से 200 रुपए पे करेगी। सपोज एसेट की प्राइस फ्यूचर में 250 रुपीज हो गई, तो कंपनी के लिए एक एडिशनल बर्डन हो जाएगा, उनकी कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी। तो कंपनी चाहे तो अपने साइड से वो डिफॉल्ट कर सकती है, और नुकसान जो है वो फार्मर को भुगतना पड़ेगा। ऑन दी अदर हैंड क्या होता है, सपोज अगर वीट की प्राइजेस जो है मार्केट में फॉल कर गई और करंट प्राइस जो है 180 रुपीज में आ गई, तो इस केस में क्या होगा, फार्मर जो है वो इतने कम दाम में अपने प्रोड्यूस को सेल नहीं करेंगे, और वो वीट सेल करने से मना कर सकते हैं। इस केस में क्या होता है, प्राइजेस फॉल करने के केस में क्या होता है कि फार्मर्स जो है डिफॉल्ट कर सकते हैं। तो ये जो रिस्क है जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में इनबिल्ट है, ये रिस्क जो है फ्यूचर्स मार्केट में मिटिगेट हो जाती है। जैसे फॉरवर्ड्स जो है एक कस्टमाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, वैसे फ्यूचर्स जो होते हैं एक स्टैंडर्डाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है। इस केस में क्या होते हैं, बायर्स एंड सेलर्स के बीच एक मीडिएटर प्रेजेंट होते हैं जिनको हम एक्सचेंज के नाम से जानते हैं। इस केस में क्या होगा, जो अग्रीमेंट होती है दो पार्टीज के बीच में होती है, बट इसमें डिफॉल्ट रिस्क नहीं होता है। फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में सेटलमेंट जो है वो गारंटीड होती है, और वो सेटलमेंट जो है एक्सचेंज करते हैं। और फ्यूचर्स जो होते हैं जनरली मोर देन टू पार्टीज के बीच में होते हैं, एंड फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में या फ्यूचर्स मार्केट में लिक्विडिटी बहुत ज्यादा होती है कंपैरेटिवली टू फॉरवर्ड्स कॉन्ट्रैक्ट। फ्यूचर्स सेम होते हैं फॉरवर्ड्स की तरह, यहाँ पे भी पार्टीज इन्वॉल्व होते हैं, एक बायर होता है एक सेलर होता है, और प्राइजेस पहले से ही अग्रीड होती है, बट एग्जीक्यूशन डेट या सेटलमेंट डेट जो होती है वो फ्यूचर की होती है, मतलब आज से 1 महीने या 2 महीने बाद। थर्ड होते हैं ऑप्शंस। ऑप्शंस एक तरह के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो जनरली बायर्स को एक राइट देते हैं, बट कोई ऑब्लिगेशन नहीं देते हैं कि वो बाई करेंगे या सेल करेंगे। ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं एक तरह के कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, जहां बायर्स को ये राइट दी गई है कि अगर वो चाहे तो एक पर्टिकुलर एसेट या अंडरलाइन जो है खरीद बाई कर सकते हैं, बट अगर सिचुएशन उनके फेवर में नहीं हो तो वो अपने राइट्स को एक्सरसाइज नहीं करेंगे। चलिए अब ऑप्शंस को समझते हैं एक एग्जांपल से। सपोज लाइफ इंश्योरेंस का जैसे एग्जांपल लेते हैं, वहां पे दो पार्टीज इन्वॉल्व होती है, एक होते हैं कस्टमर और एक होते हैं हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी। अब कस्टमर बोलते हैं कि मैं बीमार पड़ूंगा और हॉस्पिटलाइज्ड हूंगा, वेर एज हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी बोलती है कि आप बीमार नहीं पड़ोगे। तो यहाँ क्या होता है,
कस्टमर बोलते हैं कि मुझे पता है मैं बीमार पड़ूंगा, और इन केस में अगर बीमार पड़ता हूं तो आपको जो है मेरे हॉस्पिटलाइजेशन का बिल जो है वो पे करना पड़ेगा। अब यहाँ एक बात समझने की ये होती है कि तो कस्टमर अपनी तरफ से ये बोलते हैं कि अगर मैं बीमार पड़ा और हॉस्पिटलाइज्ड हुआ तो आपको एज अ कंपनी मुझे 5 लाख देने पड़ेंगे। वेर एज कंपनी बोलती है कि मुझे पता है आप बीमार नहीं पड़ोगे, बट इन केस अगर आप फ्यूचर में बीमार पड़ते हैं तो मैं आपको फ्यूचर में पेमेंट करूंगा, प्रोवाइडेड आपको एक प्रीमियम पे करना पड़ेगा जो 20,000 रुपीज होगी, एंड दैट टू वो आपको अभी पे करना पड़ेगा, और वो अमाउंट जो है वो नॉन रिफंडेबल है। अब इस केस में क्या हुआ, कस्टमर जो है वो बायर ऑफ द ऑप्शन है, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को एक प्रीमियम पे कर रहे हैं कि अगर वो सही हुए। तो इस केस में क्या हुआ, कस्टमर जो है बायर ऑफ ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि वो जो है प्रीमियम पे कर रहे हैं 20,000 रुपीज हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को, और हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी जो है वो राइटर ऑफ ऑप्शन हुई क्योंकि उन्हें प्रीमियम जो है वो रिसीव हो रहा है। सेकेंडली, अगर बायर चाहे, अगर कस्टमर चाहे तो वो अपने राइट्स को तभी एक्सरसाइज करेंगे जब वो फ्यूचर में बीमार पड़ते हैं, और जब भी बायर फ्यूचर में बीमार, जब भी कस्टमर फ्यूचर में बीमार पड़ेंगे या हॉस्पिटलाइज्ड होंगे तो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी जो है 5 लाख रुपए पे करेंगी। और इन केस अगर फ्यूचर में कस्टमर बीमार नहीं पड़े तो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी 5 लाख रुपए पे नहीं करेगी। तो इस केस में क्या हुआ, बायर ऑफ द ऑप्शन जो है जनरली प्रीमियम पे करते हैं टू बाय द राइट टू एक्सरसाइज द ऑप्शन, और राइटर जो होते हैं वो रिसीव करते हैं एंड दे आर ऑब्लाइज टू सेल और बाय द एसेट। इसका मतलब ये हुआ कि सेलर की ऑब्लिगेशन जो है तभी अराइज होगी जब बायर जो है उन्हें कॉल करेंगे और उन्हें एक्सरसाइज करने के लिए कहेंगे। जनरली ऑप्शंस भी जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होते हैं कॉल ऑप्शन और एक होता है पुट ऑप्शन। कॉल ऑप्शन जनरली बायर को राइट देते हैं टू परचेज एन अंडरलाइन, वेरएज पुट ऑप्शन जो होते हैं बायर को राइट देते हैं टू सेल एन अंडरलाइन। यहाँ पे अंडरलाइन और क्वांटिटी जो है वो फिक्स्ड होती है, ऑलरेडी पहले से पता होती है, और एग्जीक्यूशन की डेट जो है वो फ्यूचर की होती है। तो अगर बायर चाहे तो अपने कॉल और पुट ऑप्शन को फ्यूचर एक्सपायरी के पहले वो या तो एक्सरसाइज कर सकते हैं या तो नहीं कर सकते। वारंट्स बेसिकली क्या होते हैं, ऑप्शंस जो होते हैं जनरली उनका 1 साल की एक्सपायरी होती है या एक साल की मेच्योरिटी पीरियड होती है, और मेजोरिटी ऑफ ऑप्शंस जो भी ट्रेड होते हैं उनका जो कि एक्सचेंज ट्रेडेड होते हैं उनकी मेच्योरिटी बेसिकली 9 मंथ्स की होती है। बट कोई कोई लॉन्ग डेटेड ऑप्शंस जो है जो जनरली 1 साल से ऊपर की एक मेच्योरिटी रहती है और 1 साल के ऊपर तक ट्रेड किए जा सकते हैं, उन्हें हम वारंट्स कहते हैं। टाइप्स ऑफ ऑप्शन, अब ऑप्शंस के 3 टाइप होते हैं, एक होते हैं यूरोपियन ऑप्शन, सेकंड है अमेरिकन ऑप्शन एंड थर्ड है बर्मुडा ऑप्शन। यूरोपियन ऑप्शंस वो ऑप्शंस है जिसे हम एक्सपायरी डेट पे, सिर्फ एक्सपायरी डेट पे ही एक्सरसाइज कर सकते हैं। वेरएज अमेरिकन ऑप्शन वो टाइप के ऑप्शन होते हैं जो कि एक्सपायरी के पहले भी या एक्सपायरी पे कभी भी एक्सरसाइज किया जा सकता है उन्हें। इसका मतलब ये हुआ, सपोज किसी के पास अगर यूरोपियन ऑप्शन कोई अगर होल्ड करते हैं तो इवन इफ एक्सपायरी के पहले उनकी पोजीशन प्रॉफिटेबल हो, वो सेल करके एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं, उन्हें एक्सपायरी तक अपने ऑप्शंस को होल्ड करने पड़ेंगे। वेरएज अमेरिकन ऑप्शन वो टाइप के ऑप्शन है, सपोज किसी बायर या सेलर को प्रॉफिट अगर हो रहा है एक्सपायरी के पहले तो वो स्क्वायर अप करके अपनी पोजीशन एक्सपायर कर सकते हैं। अब थर्ड टाइप ऑफ ऑप्शन होते हैं बर्मुडा ऑप्शन, जो कि अमेरिकन ऑप्शन एंड यूरोपियन ऑप्शन का ही कॉम्बिनेशन है। बर्मुडा ऑप्शंस जनरली एक प्री डिटरमाइंड डेट को ही एक्सरसाइज किए जा सकते हैं और वो जनरली एवरी मंथ होता है। तो यहाँ पे बर्मुडा ऑप्शन में आपको एग्जैक्टली पता रहेगा कि
कॉन्ट्रैक्ट जो है कब एक्सपायर होने वाला है। अब चलिए समझते हैं ऑप्शन प्रीमियम क्या होता है। जैसे हम लोगों ने कस्टमर और हेल्थ इंश्योरेंस के केस में हम लोगों ने समझा कि जब भी बायर ऑप्शंस बाई करते हैं तो उन्हें एक प्रीमियम पे करना पड़ता है। प्रीमियम बेसिकली एक टोकन अमाउंट हो गया जो उन्हें पे करना पड़ता है। प्रीमियम वो प्राइस है अंडरलाइन की जो कि ऑप्शंस अक्वायर करने के लिए पे की जाती है। ये सेम एग्जांपल आप रियल एस्टेट में देख सकते हैं। जब भी आप कोई लैंड खरीदते हैं या कोई घर खरीदते हैं जो कि अभी तक डेवलप नहीं हुई है, तो आप सबसे पहले क्या करते हैं, एक टोकन अमाउंट देते हैं और जब घर पूरी तरह से बन जाता है, रेडी हो जाता है, तब आप फुल अमाउंट पे करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे जो आप टोकन अमाउंट देते हैं उसको प्रीमियम बोला जाता है। ऑप्शन प्रीमियम बेसिकली क्या होते हैं, बायर पे करते हैं, बायर ऑफ द ऑप्शन पे करते हैं टू सेलर ऑफ द ऑप्शन, उनसे राइट अक्वायर करने के लिए। और ये ऑप्शन प्रीमियम जो होते हैं अपफ्रंट पे किए जाते हैं। तो चलिए आज का हमारा टॉपिक यहीं खत्म होता है। डेरिवेटिव्स के रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेरी है या कोई भी टॉपिक के बारे में आप जानना चाहते हैं तो काइंडली कमेंट बॉक्स पे अपने क्वेरीज आप लिख सकते हैं। और मेरे प्रीवियस वीडियोस जो है फाइनेंशियल मार्केट बिगनर्स मॉड्यूल के रिलेटेड, उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी गई है। और काइंडली उस मेरे प्रीवियस वीडियोस को देखिए ताकि आपकी फाइनेंशियल नॉलेज को आप और शार्पन कर सके। और इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस आपको यूं ही मिलते रहें।